I am मनीषा भिमटे, गवर्नमेंट MLS कॉलेज सीपत बिलासपुर। आज हम BA द्वितीय वर्ष के एक टॉपिक इन्फ्लेशन अर्थात स्फीति का अध्ययन करेंगे। स्फीति के कारण, उसके प्रभाव तथा स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम मांग तथा लागत प्रेरित स्फीति का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ और उसकी परिभाषा। मुद्रास्फीति को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे कि कीमतें भी बढ़ने लगती है। मुद्रास्फीति एक स्थिति तक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसके द्वारा रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन एक सीमा के पश्चात यदि मुद्रास्फीति जारी रही तो वह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। अतः इसे नियंत्रित करना भी आवश्यक है। इसकी परिभाषा देते हुए फ्रीडमैन कहते हैं, स्फीति सदैव एवं सर्वत्र एक मौद्रिक घटना होती है और उसे उत्पादन की अपेक्षा केवल मुद्रा का परिणाम तेजी से बढ़ाकर लाया जा सकता है। इसके पश्चात 9 क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने भी इसे परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा विनाशकारी रोग है जो मौद्रिक नियंत्रण के अभाव में जन्म लेता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार के नियमों को खोखला बना देते हैं, बाजार में तबाही मचा देते हैं और समझदार तक का वित्तीय विनाश कर देते हैं। ब्रूमेन इसे सामान्य कीमत स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित करता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। मंद अथवा रेंगती स्फीति, यह स्फीति धीरे धीरे होती है, अर्थात जब कीमतों में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से चलती है तो हम इसे मंद या रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। इसमें कीमतों में वृद्धि 3% या इससे कम दर से होती है, इसलिए हम इसे रेंगती हुई या मंद स्फीति कहते हैं, क्योंकि इसकी गति धीमी होती है। दूसरा है चलती हुई स्फीति, जब कीमतों में वृद्धि की दर 3 से 6% होती है, अर्थात कीमतों की वृद्धि दर में 3 से 6% तक का परिवर्तन प्रतिवर्ष होता है, तो हम इसे चलती हुई स्फीति कहते हैं। तीसरा है दौड़ती हुई स्फीति, जब कीमतें तीव्रता से 10 से 20% के बीच में अर्थात 10 से 20% की दर से बढ़ती है तो हम उसे दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। चौथा है सरपट भागती स्फीति, जब कीमतों की तीव्रता 20% से भी अधिक हो जाती है तो यह अतिस्फीति या सरपट भागती हुई स्फीति का रूप ले लेती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति मानी जाती है। मुद्रास्फीति को इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यह जो रेखा C दिखाई दे रही है, यह रेंगती हुई या मंद गति से चलती हुई स्फीति को दर्शाती है, क्योंकि यह प्रति वर्ष बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है। W दौड़ती हुई या चलती हुई स्फीति को दर्शाता है और R जो है वो दौड़ती हुई स्फीति को दर्शाता है। H जो है वह सरपट भागती हुई स्फीति को दर्शाता है। यहाँ OX अक्ष में टाइम दिया गया है और OY अक्ष पे प्राइस लेवल को दिखाया गया है। इस रेखा चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमतें तो बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे टमाटर को ही ले लेते हैं। टमाटर जो होते हैं बहुत ठंड के समय में सस्ते हो जाते हैं, उतनी ही मुद्रा में हम ज़्यादा टमाटर खरीद पाते हैं। लेकिन जब उसके कीमतें बढ़ जाती है तो मुद्रा उतनी ही होती है, लेकिन हम उसकी कम मात्रा को खरीद पाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी मुद्रास्फीति की स्थिति में कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के कारणों की व्याख्या हम मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे, पर
स्फीति दो कारणों से बढ़ती है, या तो मांग में वृद्धि हो जाए या तो पूर्ति मांग के अनुरूप ना हो सके, और दूसरा हो सकता है लागत प्रेरित, अर्थात लागतों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो हम इसे कहते हैं लागत प्रेरित स्फीति। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग का आधिक्य उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो रही है और मांग अधिक हो रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में हम देखते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, साथ में उनकी मांग भी बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगती है। समस्त मांग का दबाव अधिक होने से कीमतों का चढ़ जाना स्वाभाविक है। समस्त मांग तथा पूर्ति में कई कारणों से अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जब सरकार अपनी परियोजनाओं पर या किसी विशेष योजना के तहत निवेश व्यय बढ़ा देती है और फलस्वरूप समस्त मांग बढ़ जाती है, और यदि समस्त पूर्ति में वृद्धि नहीं होती तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में पूर्ति जो है नहीं बढ़ पा रही है, जिसके कारण की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसके OX अक्ष पर समस्त मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर कीमत स्तर को दर्शाया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि D1, D2, D3 और D4 ये मांग वक्र हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई है अर्थात पूर्ति जो है वो स्थिर है, जिसके कारण पहले उत्पादन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्थिति के बाद वो स्थिर हो जाता है, जिसके कारण मांग तो बढ़ रही है लेकिन पूर्ति स्थिर होने के कारण उसका जो कीमत है वो बढ़ने लगता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि क्यों किसी समय समस्त मांग संभाव्य उत्पादन की पूर्ति से अधिक हो जाता है, जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो वे इस बात पर बल देते हैं अर्थशास्त्री कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा तथा बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि की जाती है और परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा संचय की मांग में अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त मुद्रा को वे वस्तुओं पर व्यय करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे समस्त मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण कीमत स्तर को बढ़ा देती है। प्रायः इसे हम कहते हैं टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। इसके पश्चात हम देखते हैं लागत प्रेरित स्फीति। लागत प्रेरित स्फीति उस दशा में उत्पन्न होती है जब लागतों में वृद्धि समस्त पूर्ति वक्र को बाईं ओर सरकार देती है, अर्थात जिससे कीमत स्तर बढ़ जाता है। जब मजदूरी की दर तथा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उत्पादक लागत में इस वृद्धि को कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं। लागतों में हुई वृद्धि के कारण यह स्फीति पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति की लागत प्रेरित दशा। ठीक है, तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को हम सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं कि जब उत्पादन के जो साधन हैं अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सभी की यदि प्रतिफल बढ़ जाते हैं अर्थात उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, जिसके कारण लागत प्रेरित स्फीति की दशा उत्पन्न होती है। लागत प्रेरित स्फीति के मुख्य कारण है, जिसमें पहला है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति, अर्थात इसमें मजदूरों की जो मजदूरी होती है, जो उनका वेतन होता है, उसमें वृद्धि होती है, जिससे जो उद्योगपति है वे लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमतों को बढ़ा देते हैं। मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप लागत के बढ़ने से कीमतें चढ़ जाती हैं। तो
इसे हम कह सकते हैं मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति, क्योंकि हम वर्तमान में मजदूरों का जो संघ है वह बहुत ही मजबूत हो रहा है और वे मजदूरी को बढ़ाने की मांग करते हैं, जिसके कारण जो वस्तु की कीमतें हैं वो बढ़ने लगती हैं। दूसरा है पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि। सरकार के द्वारा पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि की जाती है। इससे लागतों में बढ़ोतरी से कीमत स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वह परिवहन साधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो इसलिए जब पेट्रोलियम तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो साथ ही साथ वस्तुओं की जो कीमतें हैं उस पर इसका असर पड़ता है। करेंसी का अवमूल्यन। जब सरकार करेंसी का अवमूल्यन करती है तो उसका प्रभाव देश के जो कीमत स्तर है उस पर पड़ता है। मानव इस करेंसी का जो परिवर्तन है उसको समझने में समय लगता है। करेंसी जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल उसकी मात्रा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो देश में कीमतें बढ़ने लगती है। मानसून की कमी से कृषि उत्पादन में कमी तथा कीमतों में वृद्धि। वर्षा में कमी के कारण सूखा होने से कृषि उत्पादन में कमी होती है, जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे कि कपड़ा उद्योग के लिए रुई, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, इन सब में कमी हो जाती है, जिससे उनकी कीमतों में भारी वृद्धि से समस्त पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। अर्थात जो कच्चा माल है वह उपलब्ध ना हो तो जो उद्योग है वहाँ पर लागतें बढ़ने लगती हैं, जिससे कि जो मुद्रास्फीति है वह बढ़ने लगती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के कारण। स्फीति तब आती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं की समस्त पूर्ति से उसकी मांग बढ़ जाती है। हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनसे मांग बढ़ती है और पूर्ति कम रह जाती है। तो सर्वप्रथम देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे समस्त मांग भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और जो कीमत स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। दूसरा हम कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। यदि सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देती है, जिसके कारण जो मुद्रा है वह लोगों के हाथों में आती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है, जिससे कि कीमत स्तर बढ़ने लगते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था भी स्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण है। घाटे की वित्त व्यवस्था वह होती है जिसमें सरकार नोट छापकर अतिरिक्त घाटे को पूरा करती है। अर्थात करेंसी या नोट छापने से हमारे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमत स्तर भी बढ़ने लगते हैं। निजी क्षेत्र का विस्तार। निजी क्षेत्र के विस्तार के कारण भी स्फीति बढ़ने लगती है। काला धन, यह भी स्फीति बढ़ने का एक मुख्य कारण है। इसके पश्चात हम देखते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। साधनों की कमी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि साधनों की कमी जो उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि श्रम, कच्चा माल, पूंजी, इनमें कमी होने के कारण इससे अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होती है और औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है। औद्योगिक झगड़े। जिन देशों में ट्रेड यूनियन शक्तिशाली होती है उनमें उत्पादन घटाने के लिए वे उत्तरदायी होती है। ट्रेड यूनियन जो होती है वे हड़तालें करती हैं और अनुचित मांगे करने लगती हैं। हड़तालें देर तक चलती रहती है, जिसके कारण तालाबंदी की घोषणा की जाती है और औद्योगिक उत्पादन जो है वो घटने लगता है। प्राकृतिक संकट जैसे कि सूखा, बाढ़ का आना, अकाल, बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिससे कि जो स्फीतिकारी दबाव है वे बढ़ जाते हैं। कृत्रिम दुर्लभताएं जैसे कि जमाखोरी तथा सटोरिये कृत्रिम दुर्लभताएं पैदा करते हैं और चोर बाजारी करते हैं और इस प्रकार वे वस्तुओं की पूर्ति घटाने और उनकी कीमतें बढ़ाने के लिए उत्तरदायी बनते हैं। निर्यात में वृद्धि। जब घरेलू
उपभोग की अपेक्षा निर्यात के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह घरेलू बाजार में वस्तुओं की कमियां हो जाती हैं। यह अर्थव्यवस्था में स्फीति लाती है। ह्रासमान प्रतिफल। यदि देश में उद्योग पुरानी मशीनों उत्पादन के पुराने ढंग से काम करती है तो ह्रास प्रतिफल नियम कार्य करता है। यह उत्पादन की प्रति इकाई लागत को बढ़ाता है और उस तरह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में स्फीति एक विश्वव्यापी घटना है। जब मुख्य औद्योगिक देशों में कीमतें बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव लगभग सभी देशों में फैलने लगता है, क्योंकि उनका व्यापारिक संबंध होता है जिसके कारण वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कच्चा माल, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं वे देश के कीमत स्तर को भी प्रभावित करती हैं। स्फीति के प्रभाव। स्फीति का अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम विभिन्न टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है धन और आय के पुनर्वितरण पर प्रभाव। समाज में धन और आय के पुनर्वितरण पर स्फीति के प्रभावों को दो तरीके से मापते हैं। प्रथम, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश और लाभ जैसे साधन आमदनियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा, स्फीति के परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन आय के आकार के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों पर स्फीति का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है। इसमें पहला हम देखते हैं ऋणी तथा ऋणदाताओं पर प्रभाव। जब कीमतें बढ़ती हैं तो कर्जदारों को लाभ होता है और ऋणदाताओं को हानि तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यद्यपि ऋण लेने वाले उतनी ही राशि लौटाते हैं, फिर भी वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में वे कम भुगतान करते हैं। इसका कारण यह है कि जिन्होंने उधार लिया था उसकी तुलना में मुद्रा का मूल्य अब कम है। अर्थात हम देख सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य जो होता है वह अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि जब ऋण लिया गया हो तो मुद्रा का मूल्य कुछ और हो, लेकिन जब उस ऋण को वापस किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि ऋणी तथा ऋणदाताओं पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। वेतन भोगियों पर इसका प्रभाव। जब स्फीति आती है तो वेतन लेने वाले वर्करों जैसे कि क्लर्क, अध्यापक को हानि होती है। इसका कारण यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वेतनभोगी अपने वेतनों की बढ़ती कीमतों के साथ समायोजन धीरे धीरे कर पाते हैं। मजदूर वर्ग। मजदूरी पाने वालों को लाभ भी हो सकता है और हानि भी, परंतु उनका लाभ या हानि इस बात पर निर्भर करेगा कि बढ़ती कीमतों से उसकी मजदूरी किस गति से समायोजन कर रही है। अर्थात अगर यूनियनें मजबूत है तो वे कीमतों के बढ़ने के कारण वे अपनी मजदूरी को भी बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन यदि यूनियन जो है कमज़ोर है तो वे अपनी मजदूरी को कीमत स्तर के अनुरूप बदल नहीं पाएंगे, जिससे उनको हानि होगी। यदि मजदूर कीमत स्तरों में परिवर्तन के अनुकूल मजदूरी में परिवर्तन करा पाती है तो मजदूरों को लाभ होता है। स्थिर आय वर्ग को भी इससे हानि होती है क्योंकि उनकी आय स्थिर होती है। पेंशन भोगियों को स्थिर पेंशन मिलती है, तो इस कारण से यदि कीमत स्तर बढ़ता है तो उनको हानि होने लगती है। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग, कृषक तथा सरकार, इन सभी पर इसका असर हमें देखने को मिलता है। उत्पादन पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का उत्पादन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। कीमतें बढ़ने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादक भविष्य में अप्रत्याशित लाभ कमाते हैं। वे भविष्य में अधिक लाभ उठाने की आशा में अधिक निवेश करते हैं। इससे रोजगार, उत्पादन और आय बढ़ते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं आ जाता। यदि पूर्ण रोजगार स्तर से आगे निवेश बढ़ेगा तो भीतर गंभीर स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न हो जाएंगे, कारण कि उत्पादन की अपेक्षा कीमतें अधिक बढ़ेंगी क्योंकि संसाधन पूर्ण रोजगार युक्त है। अर्थात जब तक रोजगार, उत्पादन
में वृद्धि होती है तथा आय में वृद्धि होती है तब तक कीमतों का बढ़ना अच्छा माना जाता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात यह एक गंभीर रूप ले लेता है जिससे केवल कीमतें बढ़ती है, उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ना बंद हो जाते हैं। इसे हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर देख सकते हैं। विनिमय पद्धति में परिवर्तन। स्फीति उत्पादकों के विनिमय ढांचे में परिवर्तन लाती है। वे पहले की अपेक्षा अप्रत्याशित घटनाओं की बजाय वास्तविक मुद्रा धारणों की एक छोटी स्टॉक में रखते हैं। वे मुद्रा को माल, सूचियों या अन्य वित्तीय या वास्तविक संपत्तियों में बदलने के लिए अधिक समय और ध्यान देते हैं। उत्पादन में कमी। स्फीति उत्पादन की मात्रा पर विपरीत प्रभाव डालती है क्योंकि साधनों की बढ़ती लागतों के साथ साथ बढ़ती कीमतों की संभावना अनिश्चितता लाती है। इससे उत्पादन कम हो जाता है। गुणवत्ता में कमी। कीमतों में निरंतर वृद्धि से विक्रेताओं का बाजार उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिए निम्न स्तरीय घटिया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करते हैं। वे वस्तुओं में मिलावट भी करने लगते हैं। विदेशी पूंजी में रुकावट। यदि देश में पूंजी का अंतर प्रवाह सही नहीं है, कीमतों का स्तर सही नहीं है, तो वे पूंजी के अंतर प्रवाह में बाधा डालती है क्योंकि पदार्थों तथा अन्य आगतों की बढ़ती लागतें विदेशी निवेश को कम लाभ योग्य बनाती है। इसके कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जिसमें है सरकार पर प्रभाव। स्फीति सरकार को कई तरीकों से प्रभावित करती है। यह स्फीतिकारी वित्त के माध्यम से अनेक क्रियाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने में सहायक होती है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर लगाकर सरकार मुद्रा प्राप्त करती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तब सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। फिर जब कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण का वास्तविक बोझ कम हो जाता है। परंतु कीमतें और मजदूरी एक सीमा के पश्चात बढ़ती है तो सार्वजनिक परियोजनाओं तथा लागतें और प्रशासनिक व्यय भी बढ़ने लगते हैं। सरकारी व्यय बढ़ने लगते हैं जिससे कि सरकार को हानि होती है। इस तरह से देश में एक भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भुगतान शेष। स्फीति से अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ का त्याग होता है। यह देश के भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव डालता है। जब विदेशों की अपेक्षा स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ती है तो विदेशी उत्पाद की तुलना में हमारे उत्पाद अधिक महंगे हो जाते हैं। आयात बढ़ता है और निर्यात कम हो जाता है जिससे कि भुगतान संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है। विनिमय की दर। जब विदेशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ती है तो वह विदेशी करेंसियों की अपेक्षा विनिमय दर को कम कर देती है। यहाँ हम बता दें कि विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है। जैसे कि हमारे देश में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर, तो $1 बराबर भारत के कितने रुपए का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसे कहेंगे विनिमय की दर, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति में विनिमय दर में परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रभाव। स्फीति समाज के लिए हानिकारक है। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई बढ़ाकर बढ़ती कीमतें जनसाधारण में असंतोष उत्पन्न करती हैं। लाभ के प्रलोभन से लोग जमाखोरी, चोरबाजारी, मिलावट, घटिया वस्तुओं का निर्माण आदि में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार फैलता है। राजनीतिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिलते हैं। इससे विरोधी राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन मिलता है और यदि वे जोर पकड़ जाए तो बेकाबू कीमत स्फीति सरकार को गिरा भी सकती है। उपरोक्त विभिन्न प्रभावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्फीति प्रारंभ में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हो जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। अतः स्फीति को रोकना अत्यंत आवश्यक है। देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, जिसमें उपाय हैं मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय। मौद्रिक उपाय जो है वे बैंकों के द्वारा, अर्थात हमारे केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
भारत में किए जाते हैं। राजकोषीय उपाय जो है वे सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में सर्वप्रथम आता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति है। साख की मात्रा तथा गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए देश का केंद्रीय बैंक अनेक तरीकों से कार्य करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह बैंक दर को बढ़ाता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, रिजर्व अनुपात बढ़ाता है और अनेक चयनात्मक साख नियंत्रण को अपनाता है, जैसे सीमा आवश्यकताएं बढ़ाना और उपभोक्ता साख का नियमन करना। करेंसी का विमुद्रीकरण, अर्थात ऊंची राशि करेंसी का विमुद्रीकरण कर दिया जाता है जब देश में काले धन की बहुतायत बढ़ने लगती है। नई करेंसी जारी करना, जब स्थिति एक गंभीर रूप ले लेती है तो नई करेंसी को पुरानी करेंसी से बदल दिया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में पुरानी करेंसी के जगह नई करेंसी को डाला जाता है, अर्थात जैसे नोट में परिवर्तन, सिक्कों में परिवर्तन। इसके पश्चात हम देखते हैं राजकोषीय उपाय। अनावश्यक व्यय में कटौती। सरकार जो है अनेक अनावश्यक या अनुत्पादक कार्य में व्यय करती है, जिसके कारण लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ने लगती है, आय में वृद्धि होने लगती है तथा मांग बढ़ती है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वे अनावश्यक व्यय में कटौती करे। करों में वृद्धि। जब अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, कीमत स्तर बढ़ने लगता है, लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के बाद यह सही नहीं होता। इसलिए करों में वृद्धि के द्वारा सरकार जो है वे राजकोषीय उपाय के द्वारा स्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। बचतों में वृद्धि। सरकार बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, ताकि जो लोग हैं वे मांग की करने की जगह, अनावश्यक व्यय करने की जगह बचतों को बढ़ाएं। अतिरेक बजट। भारत जैसे देशों में जहां घाटी की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है, उसके स्थान पर यदि हम बचत का बजट बनाएं, अर्थात राजस्व बढ़ाया जाए और खर्च को घटाया जाए, जिससे कि स्फीति रोकने में मदद मिलती है। सार्वजनिक ऋण। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि वे सार्वजनिक ऋणों का पुनर्भुगतान रोक दे और उसे ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि स्फीतिकारी दबाव काबू में ना आ जाए। इसके कुछ अन्य भी उपाय हैं। जहाँ तक हमने देखा था कि उत्पादन जब मांग के अनुरूप नहीं हो पाता तो भी स्फीति की स्थिति बढ़ने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि देश में उत्पादन के स्तर में वृद्धि की जाए और मजदूरों के लिए उचित मजदूरी का निर्धारण किया जाए, कीमत पर नियंत्रण किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कुछ मांग जनित तथा कुछ लागत प्रेरित कारण हैं और इसके प्रभाव भी अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग पड़ता है और मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और कुछ अन्य उपायों के द्वारा इस स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। सभी छात्र छात्राएं यदि वे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं ताकि वे दोबारा इसको पढ़ सकें। तो हमने पढ़ा मुद्रास्फीति का अर्थ, उसके प्रकार, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित स्फीति, उसके कारण, स्फीति के प्रभाव तथा उसे रोकने के उपाय। धन्यवाद।